नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगा। देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। देवभूमि समाचार की करते हैं शुरुआत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को देर रात देहरादून के आईएसबीटी ट्रांसपोर्ट नगर और लाल पुल के आसपास जरूरतमंदों यात्रियों को कंबल बांटे। उन्होंने लोगों का हालचाल भी जाना। इसके साथ ही अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी देते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री ने देर रात अधिकारियों के साथ अलाव और रैन बसेरों का जायजा लिया। उन्होंने बेसहारा लोगों का हालचाल जाना, उनसे बातचीत की, साथ ही खुद अपने हाथों से भी कंबल बांटते हुए नजर आए। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से सीएम धामी लोगों को कंबल बांट रहे हैं, उनसे बातचीत करते हुए नजर आए और तमाम व्यवस्थाओं के लिए अधिकारियों को निर्देश भी सीएम धामी ने दिया है। और इस दौरान मौके पर डीएम और एसएसपी भी मौजूद रहे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को देर रात जरूरतमंद लोगों को कंबल बांटे हैं। देहरादून के आईएसबीटी ट्रांसपोर्ट नगर और लाल पुल के आसपास जरूरतमंद यात्रियों को कंबल बांटते हुए नजर आए। लोगों से बातचीत भी की, बच्चों का भी हालचाल जाना सीएम धामी ने। वहीं साथ ही साथ रेन बसेरों का जायजा भी लिया। पूर्व में भी निर्देशित किया गया और माननीय मुख्यमंत्री ने भी निर्देश दिए हैं कि चूंकि बारिश हुई है, बर्फबारी, ठंड बढ़ गई है, तो जो रैन बसेरे उनको ठीक किया जाए, अलाव जलाया जाए और कंबल वितरण जरूरतमंद है तो उनको किया जाए। उसी के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कंबल वितरण किया गया। वहीं प्रदेश में शीतकालीन यात्रा शुरू हो चुकी है। शीतकालीन यात्रा की शुरुआत उखी मठ के ओंकारेश्वर मंदिर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की। आपको बता दें कि ओंकारेश्वर मंदिर भगवान केदारनाथ का शीतकालीन पड़ाव स्थल है, जहां पर आगामी 6 महीने बाबा केदार की पूजा अर्चना की जाती है। सीएम ने अपने संदेश में कहा कि यात्रा के लिए यही उचित समय है। इस शीतकालीन यात्रा में उत्तराखंड के छिपे हुए खूबसूरत स्थलों का आनंद ले और प्रकृति की शांति और सौंदर्य का अनुभव करे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में देश विदेश से आने वाले यात्रियों का स्वागत है। तो शीतकालीन यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। खुद सीएम धामी ने शीतकालीन यात्रा की शुरुआत की है। 4 धाम शीतकालीन यात्रा को लेकर श्रद्धालु और पर्यटक भी उत्साहित है। शीतकालीन यात्रा को लेकर सीएम धामी ने लोगों को संदेश भी दिया। वहीं देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। धामी सरकार की कैबिनेट बैठक है आज दोपहर 12:30 पर कैबिनेट बैठक होगा। सचिवालय में ये बैठक होनी है और कई अहम प्रस्तावों पर इस बैठक में मुहर लग सकती है। महिला नीति, पर्यटन, पंचायत के पेश होने के प्रस्ताव हो सकते हैं। शिक्षा के प्रस्ताव पर भी मुहर की उम्मीद है। शिक्षा विभाग में भर्ती के प्रस्ताव पर भी लग सकती है मुहर। सचिवालय में कैबिनेट बैठक होनी है, कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाया जा सकता है। दोपहर 12:30 पर कैबिनेट की बैठक होगी। सचिवालय में इस बैठक का आयोजन किया गया है। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर भी लगाया जा सकता है। महिला नीति जिसकी चर्चा खूब हो रही है, उस पर भी मुहर लग सकता है। पंचायत के पेश होने का प्रस्ताव भी, पर्यटन और पंचायत के पेश होने का ये प्रस्ताव, शिक्षा के प्रस्ताव पर भी मुहर की उम्मीद जताई जा रही है। शिक्षा विभाग में भर्ती के प्रस्ताव पर लग सकती है मुहर। तो आज कैबिनेट की बैठक होनी है। सचिवालय में इस बैठक का आयोजन किया गया है और इस बैठक में कई मंत्री भी शामिल होंगे। बैठक का आयोजन दोपहर 12:30 पर होगा। तो इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। शिक्षा विभाग में भर्ती के प्रस्ताव पर भी मुहर लग सकती है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अभय, धामी सरकार की कैबिनेट बैठक होनी है आज, कितने बजे ये बैठक होगी, क्या कुछ अहम जानकारी? आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक यहाँ कैबिनेट बैठक होने जा रही है। सचिवालय में ये बैठक दोपहर 12:30 बजे से बैठक शुरू होगी, जिसमें सभी कैबिनेट मंत्री मौजूद रहेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इस कैबिनेट बैठक से सभी लोगों को बड़ी उम्मीदें यहाँ पर होगी, चाहे वो कर्मचारी वर्ग हो या राज्य, सभी लोग ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आज की कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण आ सकता है कि निकाय चुनाव से संबंधित। बिल्कुल, आज कैबिनेट बैठक, इस बैठक में कौन कौन शामिल होंगे अभय, और इस बैठक में किन किन प्रस्तावों पर आज मुहर लग सकती है, क्या कुछ संभावनाएं?
तो देखो सबसे बड़ा जो विषय है वो यही है कि आरक्षण से संबंधित निकाय चुनावों में जो आरक्षण अध्यादेश को जो मंजूरी मिली है उसको आज कैबिनेट बैठक में उस पर मंथन यहाँ पर किया जा सकता है। यानी जिस फॉर्मूले पर इस अध्यादेश को मंजूरी राजभवन से मिली है उस फॉर्मूले पर किस सीटों को आरक्षित यहाँ पर किया जा सकता है, कौन सी सीट जनरल कैटेगरी में रखी जा सकती है और क्या कुछ आरक्षण किन किन क्षेत्रों में ज्यादा यहाँ पर रहने वाला है, उसको लेकर आज की कैबिनेट बैठक में मंथन यहाँ पर हो सकता है। इसके अलावा ये कह सकते हैं कि प्रदेश की जो योग नीति है, पहली बार उत्तराखंड राज्य में योग नीति का प्रस्ताव यहाँ पर आ रहा है, उस योग नीति को यहाँ पर मंजूरी दी जा सकती है। साथ ही ये कह सकते हैं कि जो राष्ट्रीय खेल यहाँ पर होने हैं उसको लेकर भी आज कैबिनेट बैठक में चर्चा यहाँ पर हो सकती है। ये समझा जा सकता है कि कई महत्वपूर्ण निर्णय, जिन निर्णयों पर आज कैबिनेट बैठक में यहाँ पर ये कह सकते हैं कि मुहर लग सकती है और राज्य की जनता उनको लेकर यहाँ पर नजर टिकाए बैठे हैं, क्योंकि आरक्षण से जुड़ा हुआ जो विषय है, निकायों में आरक्षण से जुड़ा हुआ जो विषय है उस पर सभी की निगाह यहाँ पर टिकी हुई है। तो ये कहा जा सकता है कि राज्य सरकार की तरफ से बड़ा निर्णय यहाँ पर इस संबंध में यहाँ पर लिया जा सकता है और उम्मीद की जा रही है कि आगामी जनवरी माह से जो प्रदेश में जो निकाय चुनाव से संबंधित जो चर्चाएं यहाँ पर चल रही है उस निकाय चुनाव को लेकर यहाँ पर आचार संहिता लगने की भी यहाँ पर सरकार की तरफ से घोषणा की जा सकती है, अधिसूचना उनकी जारी हो सकती है। जी तैयारी भी की जा चुकी है, निकाय चुनाव को लेकर भी अहम निर्णय लिए जा सकते हैं। साथ ही साथ महिला नीति जिस पर सबकी ही निगाहें हैं, इसको लेकर भी प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। क्या कुछ इसमें खास? बिल्कुल, राज्य की महिला नीति को लेकर खास तौर पर प्रस्ताव जो महिला विभाग की तरफ से यहाँ पर दिया गया, महिला सशक्तिकरण विभाग की तरफ से जो यहाँ पर दिया गया उस पर भी कैबिनेट की तरफ से यहाँ पर निर्णय लिया जा सकता है, क्योंकि राज्य में महिलाओं को किस प्रकार से सशक्त बनाया जा सकता है। राज्य सरकार की जो नीतियाँ अभी तक चल रही है उन नीतियों में महिलाओं की जो सहभागिता है उसको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर किया जा सकता है। खासतौर पर जो पर्वतीय मूल की जो महिलाएं, उन महिलाओं को सशक्त करने के लिए किस प्रकार से सरकार की योजनाओं को आगे बढ़ाया जा सकता है, उन योजनाओं में महिलाओं को ज्यादा लाभ किस प्रकार से दिया जा सकता है, ताकि महिलाएं जो इस राज्य की रीढ़ कही जाती है उस रीढ़ को मजबूत करने का काम यहाँ पर हो सके। तो ये समझा जा सकता है कि लगातार राज्य सरकार महिलाओं के विकास की जो बात यहाँ पर करती है उस बात को पुष्ट करने के लिए राज्य में महिला नीति के प्रस्ताव को लाने का काम भी सरकार की तरफ से यहाँ पर किया जा सकता है। और ये समझा जा सकता है कि जो राज्य में जो महिला सहायता समूह इस समय काम कर रहे हैं उनके माध्यम से महिलाओं को और सशक्त बनाने की प्रक्रिया की दिशा में सरकार कुछ और कदम आगे यहाँ पर बढ़ सकती है। उत्तराखंड राज्य को सशक्त बनाने के लिए ये कह सकते हैं कि राज्य की जो आधी आबादी है महिलाएं, उनको भी पुष्टअप करने का काम सरकार की तरफ से यहाँ पर किया जा सकता है। तो कोशिश राज्य सरकार की तरफ से लगातार जारी है, अब देखना यही होगा और क्या कुछ इस कैबिनेट बैठक में निकल कर सामने आ पाता है, सरकार की तरफ से कौन से महत्वपूर्ण निर्णय यहाँ पर लिए जा सकते हैं। लेकिन साथ में कर्मचारियों के लिए भी ये कह सकते हैं कि आज की इस कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण जो प्रस्ताव है कर्मचारियों से जुड़े, जिसमें विभागों की चाहे सेवा नियमावली में संशोधन का हो या फिर कई विभागों में जो रिक्त पद हैं खासतौर पर जो अभी तक भरे नहीं गए हैं उन पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने को लेकर भी निर्णय यहाँ पर लिया जा सकता है। तो युवाओं को भी रोजगार का अवसर यहाँ पर मिल सकता है और कर्मचारियों के लिए भी महत्वपूर्ण निर्णय यहाँ पर निकाल सकते हैं, क्योंकि ये समझा जा सकता है कि सिर्फ निकाय चुनाव की आचार संहिता से पहले सरकार चाहती है कि विकास का जो ठोस आयाम सरकार के पास है, उसके जिसका खाका बनाया गया है, रणनीति बनाई गई है, उसको धरातल पर उतारा जा सके ताकि चुनावों में ज्यादा से ज्यादा काम प्रभावित ना हो और जो काम शुरू हो रहे हैं या होने की संभावना जिनकी है उनको तत्काल समय रहते हुए शुरू किया जा सके। जी बिल्कुल, अब ऐसे में आज कैबिनेट बैठक होनी है, कई अहम प्रस्तावों पर मुहर भी लग सकती है। रोजगार को लेकर युवाओं को क्या कुछ खुशखबरी मिल सकती है, देखना बेहद दिलचस्प होगा। आप बने रहिए अब हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे। तो सचिवालय में आज ये बैठक होनी है 12:30 पर इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर भी लग सकती है, शिक्षा का वो प्रस्ताव हो सकता है, महिला नीति पर भी आज प्रस्ताव पेश किया जाएगा। अब क्या कुछ अहम फैसले सरकार के द्वारा इस कैबिनेट बैठक में लिए जाते हैं, देखना बेहद दिलचस्प होगा। शिक्षा के प्रस्ताव पर भी पूरे देश को बताने मुहर लगाया जाएगा कि यह भी उत्तराखंड सरकार का एक अभिनव काम है। वही केदारनाथ की नवनिर्वाचित विधायक आशा नौटियाल ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिवंगत विधायक शैला रानी के निधन के बाद से केदारनाथ की जनता का पूरा ख्याल रखा है। नवनिर्वाचित विधायक ने कहा कि उनका कार्य है जो घोषणाएं सीएम ने की है केदारनाथ के लिए, उन सभी घोषणाओं को समय रहते हुए पूरा कर सके।
तो जनता का पूरा ख्याल रखेंगी। आशा नौटियाल ने बयान दिया है। आशा नौटियाल केदारनाथ उपचुनाव में विधायक बनी है, उन्हें शानदार जीत दर्ज हुई है और ऐसे में अब आशा नौटियाल ने ये बयान दिया है, जनता का वो पूरा ख्याल रखेंगी, इसके बारे में वो आश्वस्त करते हुए नजर आई है। और नवनिर्वाचित विधायक ने अपने कार्य को लेकर जनता को विश्वास दिलाया। साथ ही साथ ये भी कहा है कि स्वर्गीय विधायक शैला रानी के निधन के बाद केदारनाथ की जनता का वो पूरा ख्याल रखेंगी, बतौर परिवार के सदस्य की तरह उनका ख्याल रखते हुए नजर आएंगे। देखिए, मैं सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करती हूँ कि जितना समय वहाँ पर विधानसभा खाली रही है, उन्होंने एक विधायक के रूप में वहाँ की जनता की सेवा की है और जो भी ज़रूरतों को लोगों ने उनके पास पत्र के माध्यम से ले गए, जो भी वहाँ की विकास योजनाएं थी, उन योजनाओं को उनके पास ले गए। उन्होंने उन योजनाओं पे घोषणाएं भी की और उनके शासनादेश भी जारी कर दिए हैं। कुछ योजनाओं के टेंडर भी निकल चुके हैं और मुझे लगता है कि जिस तरह से उनका पूरा ध्यान केदारनाथ विधानसभा और केदारनाथ यात्रा के लिए, वहाँ के जो बेरोजगार लड़के हैं उनके लिए, जो यात्रा से जुड़े हुए जितने भी युवा हैं, उन पे उनका पूरी तरह से ध्यान है। तो निश्चित तौर पर वो घोषणाएं का शासनादेश जारी हो चुके हैं और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उन सभी पर उनको धरातल पे उतारूं, उन सभी कामों को लोगों को समर्पित करूं। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है देवभूमि समाचार में। बढ़ते आगे, देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। बदला मौसम का मिजाज, सफेद चादर से ढकी वादियां, बर्फबारी और बारिश के बाद बढ़ी ठंडक। बर्फबारी के चलते शीतलहर बढ़ सकती है, मुश्किल हालात भी हो सकते हैं। मौसम विभाग ने कई जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। 13 दिसंबर के बाद राहत की उम्मीद जताई जा रही है। उत्तराखंड में मौसम ने अब करवट बदल दी है, जिसके बाद बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धामों के अलावा हर्षिल, हेमकुंड साहिब, ओली के साथ साथ कुमाऊं मंडल में मुनस्यारी, बागेश्वर, नैनीताल की ऊंची चोटियां और रानीखेत, मुक्तेश्वर में बर्फबारी हुई। सोमवार को टिहरी और मुक्तेश्वर का अधिकतम तापमान सामान्य से 7 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। यहाँ दोपहर को भी ठिठुरन रही। मौसम विभाग ने मंगलवार को 12 जिलों में शीतलहर चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फबारी होने से मैदान में तापमान एकाएक गिर गया है। सोमवार को अधिकतम तापमान में 7 और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई है। तो तापमान में गिरावट है। बर्फबारी का आनंद लोग उठाते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट भी जारी किया गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, 4 तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है। गंगोत्री की ये तस्वीर है, जहां देखिएगा सफेद चादर से ये पूरी वादियां ढक चुकी है। यमुनोत्री की ये तस्वीर है, बद्रीनाथ की तस्वीर और केदारनाथ की तस्वीर। केदारनाथ में -15 डिग्री सेल्सियस वहां का तापमान है। बर्फबारी में लोग एंजॉय भी करते हुए नजर आ रहे हैं, आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। गंगोत्री की ये तस्वीर है, बर्फ चादर से गंगोत्री भी पूरी तरीके से ढकी हुई नजर आ रही है। यमुनोत्री की ये तस्वीर है और अब जहां भी देखिएगा आपको सिर्फ बर्फ ही नजर आएगी। बद्रीनाथ की ये तस्वीर, ये 4 तस्वीर और लोग बेहद खुश होकर बर्फबारी का आनंद ले रहे। वहीं दून घाटी में शीतलहर के आगमन के साथ ही सर्दियों में बेघर लोगों के लिए सर पर छत देने के लिए नगर निगम अब रैन बसेरों में व्यवस्थाएं बनाने का काम करता हुआ नजर आ रहा है। देहरादून के रैन बसेरों में सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर ली गई हैं। इसके साथ ही सभी रैन बसेरों में हर साल की तरह उस साल भी अलाव जलाने की व्यवस्था बनाने के भी निर्देश दिए गए। वहीं उप नगर आयुक्त गोपाल राम बिनवाल ने बताया कि ठंडी के मौसम में कोई भी इंसान शेल्टर के अभाव में सड़कों पर रहने पर मजबूर नहीं होगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभय लगातार बने हुए हैं। अभय, एक तरफ ठंड, बर्फबारी हो रही है,
लोग एंजॉय कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। दूसरी तरफ जो बेघर लोग हैं उनके लिए मुश्किलों भरा मौसम है। ऐसे में सरकार के द्वारा क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही है? देखिए, उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल चुका है। उत्तराखंड में कह सकते हैं कि जो ऊंची चोटियां हैं, 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले जो क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में बर्फबारी हो चुकी है। सफेद चादर वहां पर बिछ चुकी है और ऐसे में कह सकते हैं कि पहाड़ों पर जो बारिश और बर्फबारी हुई है में ठिठुरन ज्यादा बढ़ने लगी है। और यही वजह है कि मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के लिए जो अपना येलो अलर्ट जारी किया, उसमें शीतलहर बढ़ने या पाला पड़ने की संभावना सबसे ज्यादा यहाँ पर जताई गई है। 13 दिसंबर जनता है, जनता को बड़ी राहत यहाँ पर मिल सकती है। और कोशिश यही है प्रशासन की कि इस दौरान यानी जब ठिठुरन ज्यादा हो रही है, मौसम में बदलाव यहाँ पर आ चुका है, तो जो मैदानी क्षेत्र है जहाँ पर लोगों के पास कई जगहों पर रहने के लिए आवास नहीं है, जो लोग फुटपाथ पर रहते हैं, उन लोगों को राहत देने का काम यहाँ पर प्रशासन की तरफ से किया जा सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से सभी जिला अधिकारियों को इस बाबत कह सकते हैं कि बजट जारी कर दिया गया है। उनके निर्देश पर शासन की तरफ से बजट जारी हुआ है और कोशिश यही की जा रही है कि अलाव हो या सेल पर हो सके। जो चाक चौक रुकने की संभावना फुटपाथों पर ज्यादा रहती है, वहां पर अलाव की व्यवस्था कराने बरकरार रखने के लिए यहाँ पर कहा गया। अभी ये कह सकता है कि प्रशासन की तरफ से कोशिश तो की जा रही है और जनता से भी अपील यहाँ पर लगातार प्रशासन कर रहा है कि अगर ऐसी जगह जहाँ पर लोग रात रहने को लिए व्यवस्था नहीं है, तो उन लोगों की सूचना कम से कम प्रशासन को यहाँ पर दें या उनके माध्यम से जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं उन नंबर किया जाए ताकि उनको राहत दी जा सके और ऐसी सर्द रातों में वो लोग बाहर ना रह सके, बल्कि शेल्टर होम में रहने का काम करें या रैन बसेरों में जो व्यवस्थाएं की गई है उसका लाभ लेने का काम उनकी तरफ से यहाँ पर किया जाए। तो प्रशासन अपने स्तर पर बिल्कुल तमाम व्यवस्थाएं, जो बेघर लोग हैं जो फुटपाथ पर सोते हैं उनके लिए व्यवस्थाएं की गई। अपील भी की गई है कि वो रैन बसेरों में रहे और फुटपाथ पर ना सोए। लेकिन इन रैन बसेरों में अब है क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है? जी बिल्कुल, अगर रैन बसेरों की व्यवस्थाओं की अगर हम बात करते हैं तो सरकार की तरफ से जिला प्रशासन को कड़े निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं कि हर रैन बसेरे का औचक निरीक्षण यहाँ पर किया जाए जिलाधिकारी या उप जिलाधिकारी के माध्यम से। बिल्कुल, अब ऐसे में तमाम व्यवस्थाएं की गई है। लोगों से अपील भी की जा रही है कि अगर वो बेघर हैं, फुटपाथ पर सोते हैं, तो रैन बसेरों में शेल्टर ले, वहां पर रात गुजारे, ना कि सड़कों पर। बहुत शुक्रिया है आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। देखिए, नगर निगम के जो 4 मुख्य रैन बसेरे हैं उनको हमने तैयार किया है। वहां पे बिस्तर, रजाई, गद्दे आदि हमने सारे क्रय कर लिए हैं। और जो व्यक्ति कहीं से भी राहगीर अगर हमें रास्ते में दिखता है या कोई इससे ठंड में है तो उनको रैन बसेरों में शिफ्ट किया जाएगा। और कल से ही हमने अलाव जलाना शुरू कर दिया है। आज 15 स्थानों पर हम अलाव जलाएंगे और आगे लगभग हमारे जो 51 स्थान चिन्हित हैं सभी जगह धीरे धीरे जैसी ठंड बढ़ेगी अलाव जलाने की कार्रवाई की जाएगी। और नगर निगम ने रैन बसेरों को पूर्ण रूप से तैयार किए हुए हैं। किसी प्रकार की जो भी व्यक्ति ठंडियों में बाहर रहे उनको वहां पर शिफ्ट किया जाएगा। कंबल इत्यादि वितरण की कार्रवाई भी नगर निगम की तरफ से की जाएगी। वहीं दून घाटी में शीतलहर के आगमन के साथ ही सर्दियों में बेघर लोगों के सिर पर छत देने के लिए नगर निगम अब रैन बसेरों में व्यवस्थाएं बनाने का काम कर रहा है। देहरादून के रैन बसेरों में तमाम व्यवस्थाएं की जा रही है और ठंड से बचाने के लिए ये तमाम तैयारियां की गई है। फिलहाल इसी के साथ इस देवभूमि समाचार में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।